अपनी सियासी जमीन को तलाशते हुए चिराग पासवान लगातार बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में आशीर्वाद यात्रा के साथ दौरे पर हैं और लोगों से मिल रहे हैं। लोगों से मिल रहा उनको प्यार और अपार जन समर्थन आने वाले भविष्य में उनके चमकते हुए सितारे की तरफ इशारा कर रहा है और उनके बुलंद इरादों को और भी मजबूत कर रहा है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई के सांसद चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एक बार फिर से हमला बोला है। आशीर्वाद यात्रा के 9वें चरण के दूसरे दिन आरा में प्रेस वार्ता के दौरान चिराग ने जातिगत जनगणना के सवाल पर नीतीश कुमार को घेरा। चिराग ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से जातिवादी सोच रखते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो प्रदेश को एकजुट करके चले, जातियों को साथ लेकर चले, लेकिन मुख्यमंत्री ही हम लोगों को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। चिराग ने तेजस एक्सप्रेस में बनियान में घूमने वाले विधायक गोपाल मंडल के मामले पर कहा कि सीएम दलित को महादलित, पिछड़े को अति पिछड़ा करते हैं। जो उनके विधायक ऐसी जातिवादी सोच रखते हैं कि जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल भी कर डालते हैं, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। चिराग ने कहा कि उन्हें सत्ता का गुरूर होता जा रहा है, सत्ता का नशा है। विधायक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में बरसते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश का पता नहीं क्यों मुझे व्यक्तिगत रूप से इतने नाराज है कि मेरा फोन तक नहीं उठाते और कभी समय भी नहीं देते। फिलहाल चिराग पासवान बक्सर में अपने आशीर्वाद यात्रा को लेकर पहुंचे थे और वहां पे अपार जन समर्थन देखने को मिला। लोगों की भीड़ बता रही थी कि चिराग की लोकप्रियता बिहार में लगातार बढ़ती जा रही है और यह कहीं न कहीं विरोधियों के लिए एक चिंता का सबक बनता जा रहा है। पिछले 15 साल से बिहार में जो सरकार है और जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं। मैंने निरंतरता में उनकी नीतियों का विरोध किया, आज भी उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास कोई ऐसी नीति है जिसकी वजह से बिहार का विकास हो सकता है। मैं नहीं मानता कि भैया 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। मैं नहीं मानता कि नली गली बनाने से, हर घर नल का जल पहुंचाने से बिहार का विकास हो सकता है। ये तमाम बातें तो 15 साल में हो जानी चाहिए थी। अभी तक ये कार्य हुए क्यों नहीं, ये सवाल होने चाहिए। 15 साल से आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर 15 साल में अगर आप नली गली नहीं बना पाए, अगर 15 साल में आप बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बेहतर शिक्षा सेवा, रोजगार आप उत्पन्न नहीं कर पाए, तो किस काम के आप मुख्यमंत्री? जो मुख्यमंत्री अपने कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली जाता हो चार्टर फ्लाइट से, तो सोचिए उन्होंने हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य की क्या हालत करके रखी होगी। कोई और बुजुर्ग दंपति यहाँ पर अगर किसी गांव में अगर उनको इलाज कराना हो मोतियाबिंद का, तो कौन देगा उनको चार्टर फ्लाइट? इन्होंने अपनी विकास गाथा में एक ऐसा अस्पताल, एक ऐसा डॉक्टर नहीं बनाया जो मुख्यमंत्री का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दे। वहीं शिक्षा की उतनी बदहाल स्थिति है। आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है शिक्षा के लिए। क्यों? और कोटा के हालात जानिए, आप सब जानकार लोग हैं, आप सब जानते हैं। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था भैया हम लोग पटना में नहीं दे सकते, बिहार में नहीं दे सकते, आरा बक्सर में नहीं दे सकते? क्यों हम लोग बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोग एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्यान नहीं है इस तरह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2005 में पहली बार जब मुख्यमंत्री बनकर आए थे, तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि बिहार से बाहर जितने लोग गए हैं पलायन कर कर, उनको मैं वापस अपने प्रदेश में लेके आऊँ। क्या किया आपने 15 सालों में कि बिहारी वापस आए? और ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं कि वापस आना तो दूर की बात है, पलायन में और ज़्यादा वृद्धि हुई है। शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई बम्बई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या दिल्ली का लड़का बिहार आता हो रोजगार के लिए। सिर्फ बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही तय करने की जरूरत है यहाँ पर। जो मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा चुनाव में खुलेआम ये कहता हो कि भैया बिहार में रोजगार नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि बिहार वाटर लॉक्ड है। तो भैया गुजरात से लेके, राजस्थान से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, महाराष्ट्र से लेके कितने ऐसे राज्य हैं जो वाटर लॉक्ड हैं, और उन्हीं राज्यों में बिहारी जाते हैं काम करने। अगर वहाँ जाकर काम कर सकते हैं तो हमारे प्रदेश में आप रोजगार के अवसर क्यों नहीं दे सकते? और जब आप एक तरफ कहते हैं, विरोधाभास देखिए इन लोगों में, एक तरफ बोलते हैं कि भैया रोजगार नहीं उत्पन्न हो सकता, दूसरी तरफ चुनावी जुमला कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। पिछले 8 महीने में बताइए ना कितने लाख दे दिया आपने? लाख छोड़ दीजिए, कुछ हज़ार ही दिया हो तो वो भी बता दीजिए। पर यहाँ रोजगार देना, नए रोजगार देना तो अलग बात है। जो बैकलॉग है,
ये उसको भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कितनी ऐसी सरकारी वैकेंसीज़ हैं, लगभग 4.5 लाख के करीब ऐसी सरकारी वैकेंसीज़ हैं जिसको सरकार पूरा नहीं करती, उसको भर्ती नहीं है। और अभ्यर्थियों के ऊपर लाठियाँ चलाई जाती है, बीएड के शिक्षक जाते हैं उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जाती हैं। छात्र, बिहार अनोखा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 3 साल का कोर्स 4-5 साल तक उसका रिजल्ट नहीं आता। कौन जिम्मेदार है इसका? इसीलिए आज की तारीख में जिस तरीके से ये जन सैलाब उभर कर आ रहा है, ये एक बात को स्पष्ट करता है कि लोगों का अटूट विश्वास आज की तारीख में बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ता जा रहा है। मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अंतिम सपना जो संकल्प के तौर पर मुझे देकर गए थे, मुझे खुशी है कि आज बिहारी फर्स्ट घर घर पर पहुंच रहा है। विजन डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, शायद ही बिहार की कोई ऐसी समस्या होगी जिसका हम लोगों ने उसमें जिक्र नहीं किया, जिसका समाधान हम लोगों ने नहीं दिया। रोजगार की बात है, मैं आपको समाधान देता हूं भैया। रोजगार के अवसर यहाँ पर उत्पन्न करने सबसे पहले निवेशकों को बुलाइए। गुजरात में जैसे समिट होता है, इन्वेस्टर समिट होता है, वाइब्रेंट गुजरात के नाम से होता है, मध्य प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। कौन सा राज्य है जो कि नहीं करता इस तरीके के समिट? आखिरी बार मुख्यमंत्री ने निवेशकों को कब बुलाया, किसी को नहीं पता। आप इनवाइट कीजिए, आप उन्हें सुविधाएं दीजिए। सबसे पहले उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी दीजिए कि भैया आप यहाँ पर आकर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे तो आपको यहाँ पर राज्य सरकार सुरक्षा देगी। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस बनाइए। इच्छा शक्ति दम तोड़ देती है निवेशकों की जब तक यहाँ पे अलग अलग विभागों से उनको क्लियरेंसेस मिलते हैं। लैंड रिफॉर्म्स बदलने की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें करने की ज़रूरत है, तब जाकर आईटी सेक्टर, एमएनसीज हमारे प्रदेश में आ सकते हैं, जिसके बारे में राज्य सरकार कोई बात करना ज़रूरी नहीं समझती। राज्य सरकार को सिर्फ अपनी जाति व्यवस्था के ऊपर चिंता है, उनके जातीय समीकरण के ऊपर। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इतना समय तो इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बिताया जितना समय इन्होंने अपने जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में बिताया। कभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मजाक बना के रखा हुआ है। कभी ये समीकरण, कभी वो समीकरण। तो भैया जो बिहार में जो बदहाल स्थिति है उसकी चिंता कौन करेगा? बाढ़ से जो लोग प्रभावित हैं, हर साल बाढ़ आती है भैया, कौन सी नई बात है? ब्रेकिंग न्यूज़ थोड़ी है, अगले साल फिर इस वक्त बाढ़ आएगी। मैं आज से घोषणा करके जाता हूं, जबकि मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं। पर उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने सुझाव दिया कि भैया नदियों को जोड़ने की योजना पे काम करें। बिहार का आधा हिस्सा जो बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा सुखाड़ से प्रभावित रहता है, कैनाल्स बनाइए, डाइवर्ट कीजिए पानी को ऐसी जगह पर जो कि जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ से सुखाड़ के इलाके में लेके जाइए। सिंचाई की व्यवस्था भी इससे बेहतर होगी। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, हमारे किसानों को इससे सहूलियत मिलेगी। पर इन विषय पर ध्यान ही नहीं है मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ जात पात धर्म मजहब में उलझे रहते हैं कि मैं दलित को महादलित कैसे करूं, पिछड़ा को अति पिछड़ा कैसे करूं, अगड़ा पिछड़ा के बीच में मैं लड़ाई कैसे लड़ाऊं। सिर्फ ये ध्यान रहता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। और सिर्फ चुनावी घोषणाएं उनसे करवा लीजिए। चुनाव के वक्त वो घोषणा करते हैं कि किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो भैया हम लोग उनको सरकारी नौकरी देंगे। आज कितने ऐसे परिवार हैं जहाँ पर हत्याएं हुई हैं? एक परिवार बता दीजिए जिसको सरकारी नौकरी मिली हो। अभी आते वक्त यहाँ नेहरू नगर में दलित परिवार के लोग थे, गरीब परिवार के लोग थे, उनका घर तोड़ दिया गया। जब चुनाव आते हैं तो आप घोषणाएं करते हैं कि भैया महादलितों को हम लोग 3 डिसमिल ज़मीन देंगे। विभिन्न तरीके की घोषणाएं आपके सामने आती हैं, ये ज़मीन देंगे, ये नौकरी देंगे। पर उसके बाद जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इस तरीके से उनके घर तोड़े जाते हैं। बुजुर्ग महिलाएं हैं वहाँ पर, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। भाई जब तक आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते कैसे आप उनका घर तोड़ सकते हैं? आप उनको पहले विकल्प तो दीजिए कि आपको यहाँ से हम लोग स्थापित कर रहे हैं इस जगह पर आप आते हैं सीधा बुलडोज़र उठाते हैं क्योंकि सरकार आपकी, आप जो चाहेंगे आप करेंगे। तो जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लोगों का नहीं है, जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के गरीबों के हक की बात नहीं करता, उनको उनका हक अधिकार नहीं देता, वो मुख्यमंत्री। और यही कारण था कि पिछले चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मैं सिर्फ अपने विजन डॉक्यूमेंट को सामने रखना चाहता हूँ। आप मेरा विजन डॉक्यूमेंट पढ़िए, आप मुझसे बिहार की कोई भी समस्या के बारे में जिक्र करें। मैंने तो यहाँ तक भी जिक्र किया कि भैया एक प्रवासी मंत्रालय हमारे प्रदेश में होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बिहारी दूसरे प्रदेशों में रहते हैं और जब वहाँ पर उनकी हत्या कर दी जाती है या उनको पीटा जाता है तो उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। तो मैंने तमाम इन विषयों का जिक्र अपने बिहारी फर्स्ट में वही विकल्प के तौर पर सामने होगा। अशोभनीय है इस बात की, देखिए सार्वजनिक स्थान की, सार्वजनिक जगह की मर्यादा का पालन
हर किसी को करना चाहिए। आप अपने घर में जैसे रहना चाहें भैया, आप स्वतंत्र हैं, आप रहिए, पर जब आप किसी सार्वजनिक स्थान पर हैं, जहाँ पर महिलाएं हैं, जहाँ पर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वहाँ पर अगर आप सार्वजनिक स्थान की मर्यादा का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार दर्शाता है। ये सत्ता पक्ष के विधायक होने का अहंकार है या मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा वाली मानसिकता है, जिसकी वजह से विधायक जी ने इस तरीके की हरकत की। इससे बदनाम बिहार होता है। मेरी चिंता इस बात को लेकर है। जब ऐसी तस्वीरें देश भर में जाती हैं तो बदनामी बिहार की होती है।